हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर कृष्णकांत रैकवार हाजिर हूँ आप सभी के लिए टेंस का एक और मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये जाना। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, पहले एक रिकैप के माध्यम से जानेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। ये रिकैप बड़ा शॉर्ट होगा। सबसे पहले हम टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बेसिक पहचान क्या होती है। फिर हमने ये भी जाना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सब के 4 उपभेद होते हैं, जिन्हें इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूअस के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 ऐसे 12 उपभेद होंगे, जिन्हें सब पार्ट्स इंग्लिश में कहते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स, पास्ट के 4 सब पार्ट्स और फ्यूचर के 4 सब पार्ट्स एक एक पार्ट, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूअस हो, सभी 6 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं, जिनके नाम हैं सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ड्यूल इंटेरोगेटिव और ड्यूल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और आप ये भी जानते हैं कि सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव से लेके ड्यूल इंटेरोगेटिव तक ये सारे सेंटेंस क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं, है ना दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सेंटेंस सिंपल है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा और बीच में नहीं लगकर भी नहीं आएगा। पर यदि कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो बीच में नहीं लगा होगा। इंटेरोगेटिव होने पर स्टार्टिंग में लगा होगा क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो स्टार्टिंग में लगा होगा क्या और बीच में लगा होगा नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क ज़रूर होगा। जो डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, इनमें प्रारंभ में क्या तो नहीं लगा होता, परंतु बीच में ऐसे वाक्य लगे होते हैं, ऐसे शब्द लगे होते हैं, जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो या तो वो W से बनते हैं या H से, जैसा हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ, किसे, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी मात्रा, कितनी संख्या, ये सारे वर्ड W या H से बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मैंने अभी तक जो आपको समझाया उसका मतलब ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन सभी के जो 4 उपभेद हैं, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो या प्रेजेंट का परफेक्ट हो या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, ये सभी 6 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं। यानी अकेला प्रेजेंट 24 टाइप के सेंटेंस बनाता है और सेम वैसे ही पास्ट 24 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएगा और वैसे ही फ्यूचर के 24 स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी केवल टेंस सीखने के लिए हमें 72 टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए, जिसकी ट्रिक कैसे बनाते हैं आपको क्रैम यानी रटना नहीं है। कैसे आप बना सकते हैं इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो पहले बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि सेंटेंस दुनिया का कोई भी हो, उसका एक सीक्वेंस यानी एक क्रम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है, फिर मेन वर्ब रखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम आगे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट भी, पास्ट भी
और फ्यूचर, ये सभी 24 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी टोटल हमें 72 टाइप के स्ट्रक्चर बनाने को रेडी रहना होगा, है ना। तो जैसे ही हम 72 टाइप के स्ट्रक्चर्स का हमें समझ में आ जाता है तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहला टेंस ले रहा हूँ प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला जो उपभेद है उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको यदि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी की भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता है, जैसा कि आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे, तो बहुत आसान है इन स्ट्रक्चर्स को बनाना। बनाने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपल। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब, फिर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारे लॉ फॉलो नहीं करता, यानी हमारे नियम नहीं मानता, और वो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे मेन वर्ब लेता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी आपको दोस्तों, तो हो सकता है ये आए, पर कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो। आगे चलते हैं नेगेटिव की ओर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना स्टार्ट हो गई है, डू या डज, है ना, जिसमें डू लगता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ, और डज लगता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कर्ताओं के साथ। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सभी जानते हैं किसी का भी इंडेफिनिट हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फिर होता है ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे खिसक जाता है। हमारे नियम अनुसार नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी एक दूसरे से दूर नहीं रखे जाएंगे, आपको उसको बेसिकली ध्यान रखना है। यानी हेल्पिंग वर्ब आगे तो सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, है ना। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, और तीसरे स्थान पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में तो आप बड़े आसानी से देख पा रहे होंगे कि दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में केवल कितना अंतर है, ये इंटेरोगेटिव है तो इसमें नॉट नहीं है, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगा दिया गया है। आते हैं डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है WH जो वर्ड होते हैं, W का मतलब वैन, वाई, वेयर, व्हाट, है ना, और H मतलब हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना। तो ऐसे वर्ड जो W या H से बनते हैं उसको पहले लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब देखिए एक WH वर्ड क्वेश्चन हो गया और डू ए डज एक हेल्पिंग वर्ब, ये दो दो क्वेश्चन पूछे, इसलिए इसे ड्यूल इंटेरोगेटिव यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये डबल इंटेरोगेटिव सिंपल है ना। अगले वाली में नॉट आएगा, तो यहाँ पर आप ये मिटा लीजिएगा, यहाँ पर आप नॉट नहीं लिखिएगा। तो WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, तीसरे स्थान पर नॉट लग गया है। अब आप पूछ रहे होंगे सर है तो चौथे स्थान पे। अरे भाई WH वर्ड थोड़ी ना इनकी फैमिली का है, फैमिली तो है कौन, हेल्पिंग वर्ब यानी पत्नी, सब्जेक्ट यानी पति, नॉट मेरी भाषा में साले साहब कहलाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मताई बाप, ऑब्जेक्ट मतलब गांव वाले, और ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं ना इसको मैं ठुल्लू बोलता हूँ कपिल शर्मा की आवाज़ में, है ना। जी हाँ, तो अभी आपने प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखा, यही रूल फॉलो होगा आप सब में।
चाहे हम किसी भी टेंस को उठा लें। फ़िलहाल मैंने आपको कोशिश करी है कि यहाँ पर मैं आपको सारे सेंटेंस बनाकर दिखाऊं ताकि आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने में दिक्कत ना जाए। ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने क्या किया, वही रूल्स फॉलो किया, यानी सब्जेक्ट के बाद इज़, फिर आर, फिर एम। और ये जो इज़ आर एम है वो आपके दो प्रकार के जो सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर प्लूरल, उनमें बट जाएंगे, जिसमें आप सभी को पता है कि इज़ लगता है ही, सी, इट और नेम के साथ, आर लगता है यू, वी, दे के साथ, और आई के साथ लगता है एम, है ना। और सभी के साथ मेन वर्ब के साथ उसकी चौथी फॉर्म यानी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए सारी बिल्कुल प्रोसेस मैथ वाली यूज़ की गई है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या, इज़, आर, एम, फिर तीसरे स्थान पे नॉट, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना। कितना सिंपल है। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में देखिए इसमें तीसरे स्थान पर नॉट लग गया। डबल इंटरोगेटिव में क्या है, पूरा इंटरोगेटिव है, बस WH वर्ड आगे लगा दिया तो डबल हो जाएगा इंटरोगेटिव, है ना, यानी WH वर्ड। और देखिए पूरा इंटरोगेटिव इज़, आर, एम, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इसी में चौथे नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे लगा देंगे नॉट, तो बन जाएगा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। था ना आसान, कितना आसान था। तो आशा करते हैं आप लोग बड़े आसानी से ये समझ पा रहे होंगे कि आपको ये प्रेजेंट हो या पास्ट हो, आपको रूल्स फॉलो यदि करना आता है तो आप बड़े आसानी से बना पाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अब मैं बारी बारी करके आपको सारे स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूंगा ताकि आपको नोट्स मेकिंग में दिक्कत ना जाए। यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल के 6 सेंटेंस बनाकर दिखाए हैं, है ना। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, जिसे पूर्णधन निरंतर वर्तमान काल कहते हैं, उसको बनाकर दिखाया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। इसको गौर से देखिएगा दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये दो प्रकार के टेंस का मेल है, यानी कि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब परफेक्ट है इसलिए क्या, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली जाती है, यानी हैज़ या हैव। और कॉन्टीन्यूस है इसलिए मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है हैज़ या हैव, फिर लगता है तीसरे स्थान पर बीन, फिर लगता है मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर लगता है ऑब्जेक्ट, फिर लगता है सिंस या फॉर। अब मैं आपको सिंस यानी निश्चित समय, फॉर यानी अनिश्चित समय, फिर जो टाइम बोला गया है उसको, फिर अदर वर्ड लिखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा कि मैं सुबह से सरिता को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, आई, सब्जेक्ट। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव, है ना, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है। फिर क्या लगेगा, बीन, तो आई हैव बीन, पढ़ाना यानी टीचिंग, किसे, सरिता को, आई हैव बीन टीचिंग सरिता, है ना। अब यहाँ पे टू नहीं लगाया जाएगा इसलिए क्योंकि अभी आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर टू नहीं आएगा, आप सीधा बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग सरिता। अब सिंस या फॉर, मैंने बोला है सुबह से, तो सुबह एक निश्चित टाइम है तो सिंस लगेगा। आई हैव बीन टीचिंग सरिता सिंस मॉर्निंग, टाइम क्या है, मॉर्निंग का। अदर वर्ड होता, जैसे मैं कह दूँ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास क्या है, एक अदर वर्ड है, तो मैं बोलूँगा इन द क्लास, है ना। इस प्रकार से समझेंगे। अब देखिए इसका नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है। यदि आप सिंपल समझ गए होंगे तो तीसरे स्थान पे केवल नॉट लगा दीजिए और बस बिल्कुल बस मैथमेटिकल कंडीशन है। सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपके दोनों स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गए, है ना दोस्तों। कितना आसान था। इसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव पे। भैया इंटरोगेटिव भी बड़ा इजी है। हैज़, हैव आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे बीन आएगा, आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, टाइम आएगा, अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप सभी जानते हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा, डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम सारे स्ट्रक्चर्स को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके
डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो डबल इंटेरोगेटिव क्या है, वही WH वर्ड आ जाएगा, हैज़ हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, मैन वर्ब के साथ ING आ जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें तीसरे स्थान पर हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है। यदि डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो आपको तीसरे स्थान पर क्या लगाना है, तीसरे स्थान पर नॉट ज़रूर लगाना है। कहने को चौथे स्थान पर है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर लिखना फिर से भूल गया। WH वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है ना। सॉरी, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच कोई नहीं आ सकता। सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत नॉट लगाना है, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ। इसके बाद आती है बात पास्ट की ओर। पास्ट में आप सभी जानते हैं कि पास्ट में जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें केवल प्रेजेंट जैसा सिंपल जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्रेजेंट का सिंपल है ना, वो हमारे रूल्स फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट का सिंपल है, वो भी हमारे रूल्स फॉलो नहीं करता है। यानी सब्जेक्ट के बाद ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और लेना चाहिए था क्या, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आता है उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आता है हम डिड लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्लोज। इंटेरोगेटिव में डिड आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में डिड वहीं का वहीं, सब्जेक्ट वहीं के वहीं, तीसरे स्थान पे नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, है ना। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आगे, बाकी पूरा इंटेरोगेटिव जैसा। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH वर्ड आगे, चौथे नंबर पे नॉट, यानी डिड, सब्जेक्ट नॉट, बाकी सब बिल्कुल वैसे कि वैसा जैसा हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो आई होप अभी तक आपको जो मैथमेटिकल कंडीशन हमने आपको बताई है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है और इनका सीक्वेंस क्या होता है इन वर्ड्स को रखने का, वो आपको समझ में आया होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर होते हैं समाप्त। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस की ओर। पास्ट कॉन्टीन्यूस को बोलते हैं सतत या निरंतर या प्रगतिशील भूतकाल के नाम से हिंदी में जाना जाता है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर मेकिंग की ओर। स्ट्रक्चर मेकिंग के लिए जो हमें सबसे ज़रूरी बातें होती हैं वो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता होना चाहिए, वो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो हम इनके स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर ये सारे दिख रहे होंगे, इन सारे स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे रूल्स को मैथमेटिकली फॉलो किया है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाता है, ING ऑब्जेक्ट, है ना। बाकी इंटेरोगेटिव में वॉज वर आगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और बाकी सारे स्ट्रक्चर को आप देखिएगा तो कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनाए गए हैं जैसे होने चाहिए थे। समझ रहे हैं ना? जी हाँ। तो अब हम चलते हैं इसके आगे यानी पास्ट परफेक्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हम अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट में आप देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट को जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका नाम है पूर्ण भूतकाल और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड और जो मेन वर्ब है वो है थर्ड फॉर्म, है ना। तो बिल्कुल मैथमेटिकली रूल्स फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही नेगेटिव की हो जाते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इंटेरोगेटिव में हेड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे और क्या लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं लगता है। यहाँ पर फिर मैंने एक मिस्टेक कर दी, आजकल मैं बहुत मिस्टेक करने लगा हूँ, है ना। तो हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, नॉट आपको नहीं लगाना है। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नॉट लगाना था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो हेड, सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ गया जाएगा, हेड दूसरे नंबर पे, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चौथे स्थान पे नॉट लग जाएगा और सारा चीज़ मैथमेटिकली जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें अरेंज करना है।
ये जो छोटी छोटी गलतियाँ मैं कर देता हूँ, आप सारा वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ गलती कर दी है और उस गलती को मैं बता भी देता हूँ, है ना दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूअस। इसे बोलते हैं पूर्ण धन निरंतर वर्तमान काल, पूर्ण धन निरंतर भूतकाल। इसमें आप देखिएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जैसा ही बनेगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, उसमें लगा देंगे बीन, तो ये बन जाएगी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की। फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम प्लस अदर वर्ड, है ना। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट, हेड, नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। और इसके बाद हम चलेंगे अपने इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले क्या है, हेड है। हेड, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या लग जाना है, थर्ड प्लेस पे नॉट लग जाएगा। बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इंटेरोगेटिव है ना दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन से आप सीख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर मेकिंग कितनी ईजी है ना। ईजी, बहुत ईजी है ना। तो यदि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता हो तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखिए आप इसे डबल इंटेरोगेटिव में क्या खास होता है, WH वर्ड होता है। तो इंटेरोगेटिव में हम केवल WH वर्ड लगा देंगे तो बन जाएगा वो डबल इंटेरोगेटिव, और डबल इंटेरोगेटिव में नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान लगा, है ना आसान। यदि आपको ना समझ में आया हो तो इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं बार बार, है ना दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम अपने फ्यूचर की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सामान्य भविष्यकाल के नाम से जिसे हम जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इकलौती, विल या शेल, जिसमें विल किसके साथ लगता है, शेल किसके साथ लगता है, पिछले वीडियोज़ में हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट, विल या शेल मेनू की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ मेनू की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। और फिर थर्ड प्लेस पे नॉट लगाया, विल शेल आगे आ गई, मेनू की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, देखिए मैं फिर यहाँ पर नॉट लगाना भूल गया। देखिए दोस्तों, जब बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है ना तो बहुत सारे पेज का लेआउट सेट करना होता है, तो माइंड हो सकता है उतना प्रॉपर काम ना करे। लेकिन आप यदि कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ मेरी भी आपको समझ में आएंगी। अब इसको दोबारा रीटैली करके सुधारना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसे बनाने में लगभग 2 से ढाई दिन लग जाता है, सारा डेटा इकट्ठा करने में, फिर बोलने में, है ना दोस्तों। तो आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। डबल इंटेरोगेटिव में देखिए, डबल इंटेरोगेटिव में मैंने WH वर्ड नहीं लगाया, बहुत सारी गलतियाँ कर दी। सॉरी दोस्तों, बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड लगाना है और पूरा इंटेरोगेटिव रख देना है। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में WH वर्ड लगा करके चौथे नंबर पर नॉट लगाना है। केवल इसमें आपको WH वर्ड ऐड करना है और ये डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तक बन जाएगा, है ना दोस्तों। इसके बाद चलते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की ओर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस को आप भी देख पा रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल प्लस बी। अब ये जो बी है ना, ये एडजस्टेबल है, ये नॉट के आगे पीछे घूमता रहेगा, खिसकता रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच कोई नहीं आ सकता। आप सभी जानते हैं ना रूल्स, हाँ। यानी सब्जेक्ट विल या शेल प्लस बी, फिर ING ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शेल प्लस नॉट, और बी कहाँ है, खिसक जाएगा, मेन वर्ब के साथ ING ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आप सभी देख पा रहे होंगे विल या शेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना दोस्तों। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर चलते हैं तो विल या शेल सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पे नॉट, बी मेन वर्ब के साथ ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड लगा दीजिए और पूरा इंटेरोगेटिव, और डबल इंटेरोगेटिव में नॉट लगा दीजिए तो बन जाएगा वो डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं क्या होती है, विल या शेल प्लस हैव, है ना। तो विल या शेल प्लस हैव और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाकी बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को
पूर्ण भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। ऐसा इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन कालों में होने वाली क्रियाएं जो मेन वर्ब होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं, या कुछ समय पहले ही पूरी हो चुकी हुई होती हैं, इसलिए इसे ऐसा नाम दिया जाता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप पॉज करके देख लीजिएगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। सारा रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ओर जब हम चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बोला जाता है पूर्णधन निरंतर भविष्यकाल। और इसमें क्या होता है, इसमें बीन लग जाता है, यानी जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें क्या लगा दिया जाता है, केवल बीन लगा दिया जाता है और बन जाती है हमारी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आप सिंपल और नेगेटिव को देख पा रहे होंगे। अब देखिए, अब सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ड को, है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सिंपल में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं आता। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, लेकिन आप सुधार कर लीजिएगा अपनी कॉपी में जब आप नोट्स बनाएंगे। तो सब्जेक्ट विल या शैल नॉट हैव बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम अदर वर्ड, है ना। क्वेश्चन मार्क आपको दोनों में नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, हैव लगेगा, बीन लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, है ना, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और इसमें बस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में नॉट लगा दिया जाएगा और बाकी सब पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाता है और बाकी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इंटरोगेटिव बनाया है, और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में केवल आपको नॉट लगाना है और बाकी बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा ही बनता है जैसे अभी तक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सीखा है। तो वीडियो यदि जल्दी हो तो आप प्लीज़ उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे ही आप सारे 72 टाइप के स्ट्रक्चर लिख लेंगे, सीखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना दोस्तों। तो ये हमने आपको 72 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और आपको बताएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि इसके बाद हमारे पास कुछ एडिशनल जानकारी भी है। इन 72 टाइप के स्ट्रक्चर को सीखने के बाद हमारे पास आपके लिए कुछ एडिशनल जानकारी भी है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, जैसे सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट, आप देख पा रहे होंगे। ये जो सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। और यहाँ पर लिखा है एम गोइंग टू मार्केट, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट होता है ना सेंटेंस का, वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। यानी किसी सेंटेंस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेडिकेट क्या है इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट को छोड़ के सारी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है सब्जेक्ट के बारे में, वो सब क्या है, प्रेडिकेट कहलाता है। यानी यहाँ पर एम गोइंग टू मार्केट, ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो सेंटेंस के बारे में ये एडिशनल जानकारी हमने आपको देनी थी, तो हमने आपको देना उचित समझी तो हमने दी। दोस्तों, ये मैंने आपको सारे 72 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाकर दिखाए हैं, जैसा कि आपने देखे होंगे। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए हमें केवल टेंस यानी कि 72 टाइप के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं होना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरत है। यानी कि टेंस के इस पार्ट के अलावा हमें और भी टाइप के सेंटेंस को बनाना आना चाहिए। अब सर, और टाइप के सेंटेंस भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं जी। उन बहुत सारे टाइप के सेंटेंस भी हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं कि हम अंग्रेजी सीखने, चाहे हम किसी क्लास में हों, 9th 10th 11th 12th, या फिर किसी प्रोफेशन में हों, कहीं जॉब कर रहे हों, में हमें अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए बहुत सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से हमें केवल अभी टेंस के एक पार्ट को जाना है ना।
जिसमें से हमने केवल अभी टेंस के एक पार्ट को जाना है, जिसमें 72 टाइप के स्ट्रक्चर अभी तक हमने बनाना सीखे हैं। इसके बाद हम दोस्तों अब हमें टेंस के दूसरे फॉर्म यानी कि इम्परफेक्ट सेंटेंसेस को भी बनाना सीखना होगा और इसके बारे में जानना होगा। इम्परफेक्ट सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसको हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे और बनाना सीखेंगे। उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि देखिए दोस्तों, हमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिनके बारे में यदि हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम बहुत सारे टाइप के सेंटेंस बनाने या बोलने से चूक जाएंगे। वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैन, कुड, कैन हैव, कुड हैव, मे, माइट, मे हैव, माइट हैव, shall, should, shall, should, shall have, should have। इसके आगे भी काफ़ी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनको हम अगले पेज में देखेंगे। ought to have, must, must have to, be going to, will be going to, need not to, used to, dare to। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सारी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और जब तक हमें इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हम अपने बहुत सारे बोलचाल की शब्द और सेंटेंस यानी स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि जब हम बोलते हैं किसी को मुझे ये करना है या मैं ये कर सकूँगा, तो ये सब यहाँ पर ना कैन, कुड, कैन हैव, कुड हैव का यूज़ होता है। और आगे के वीडियोस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैन हैव कहाँ लगता है, कुड हैव कहाँ लगता है, सबके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस की। आइए उन सेंटेंसेस को देखें। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे, है ना, और आपको बताएंगे कि जो टेंस के सेंटेंस हैं वो बनते कैसे हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। इसके पहले कि मैं आपको और सेंटेंस के एग्जाम्पल दूं, थोड़ा आपका और बेस मजबूत करने की कोशिश करूंगा। जैसे एक कंप्लीट सेंटेंस यानी वाक्य में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यानी जिसे आप सेंटेंस बोलते हैं ना, वो सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का। यानी अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग, है ना। मतलब एक सेंटेंस वह होता है ना जिसका एक मीनिंग निकले, एक सही अर्थ निकले। वो सेंटेंस झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कह दे कि 6 महीने का बच्चा अंग्रेजी बोलता है, तो भाई 6 महीने में बोलने में एवल ही नहीं होता, है ना। तो ऐसा सेंटेंस नहीं कहलाता। सेंटेंस कौन कहलाता है, जिसका एक कंप्लीट और सही मीनिंग निकलता हो, है ना दोस्तों। तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ पर इतना जान लेना है कि इनकी जो कंप्लीट जानकारी के बाद ही हम सही सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि ग्रामेटिकली सही और शुद्ध होगा, वही कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई, वो क्या कहती है कि सेंटेंस वह होता है जो सच हो और जिसका सही अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लीजिए, यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मोहन है चलाता गाड़ी। अब आप देखिए, आपको बड़ी हंसी आ रही होगी, सर मोहन है चलाता गाड़ी, ये कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस तो ये होना चाहिए मोहन गाड़ी चलाता है। पर दोस्तों आपने ध्यान देने वाली बात ये देखी कि चूँकि आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है तो आपने तुरंत पकड़ लिया, है ना। आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है इसलिए आपने तुरंत पकड़ लिया कि सर यहाँ इन वर्ड्स को ऐसे क्रम में रखना है। सबसे पहले मोहन आएगा, फिर चलाता आएगा, मोहन गाड़ी चलाता है,
और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है ना। इसी प्रकार जब आपकी इंग्लिश का बेस बहुत मजबूत हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप इंग्लिश के सेंटेंस में भी गलती निकाल पाएंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस वाक्य में वर्ड्स का क्रम सही नहीं है, यानी वर्ड्स का क्रम यानी शब्दों का क्रम सही ना हो और सेंटेंस झूठ बोल रहा हो, तो वो सेंटेंस शुद्ध सेंटेंस नहीं कहलाएगा, है ना। तो हमें अंग्रेजी बोलने के लिए इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, सुरेश को पानी पाना है। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के कि सुरेश को सर पानी पीना है कि पाना है, तो आप तुरंत कहेंगे सर यहाँ जो पाना लिखा है ना, आपको पीना है बोलना चाहिए, है ना। तो आप इस बात को देखकर समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि वाक्य में क्या गलती है और यहाँ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही हम हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और हमें पता होता है कि ये सेंटेंस कहाँ गलत है, ठीक वैसे ही हम इंग्लिश में जब वर्ड्स को पहचानने लगेंगे और उनका सही प्लेस हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड इस प्लेस पर यूज़ नहीं करना था, तब हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी रिटन और फॉर्मल दोनों में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। अब एक सेंटेंस देखते हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच देयर बट ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड। अब इस सेंटेंस को आप देख पा रहे होंगे, वी आर ट्राइंग टू रीच देयर, हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, ये एग्ज़ाम्पल दो सेंटेंसेस से मिलकर बना है ना। जिसमें पहला है वी आर ट्राइंग टू रीच देयर, हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश करी, बट अब ये जो बट है इसको बोलते हैं कंजक्शन, है ना। ये जो बट है वो कंजक्शन है, वो कंजक्शन का काम होता है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना और जोड़ करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना। ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड, ये है पास्ट इंडेफिनिट का, और जो पहला है वी आर ट्राइंग टू रीच देयर बट, यहाँ तक जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस का, है ना। तो ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट का और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है बट से। समझ पा रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल था उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे और आपको हम जैसे बता चुके हैं कि किसको क्या कहा जाता है, इसको समझिए। जैसे यहाँ पर वी क्या था, सब्जेक्ट था, कौन से नंबर का, प्लूरल नंबर। आर क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी। ट्राइंग क्या थी, मेन वर्ब थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। टू क्या था, प्रीपोजिशन वर्ड था। जी हाँ, प्रीपोजिशन भी बोलते हैं और आगे जाकर आपको वीडियोस में पता चलेगा इसे इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। रीच क्या थी, एक और मेन वर्ब थी। रीच का मतलब होता है पहुंचना। ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, है ना, पहुंचने का प्रयास करना। तो रीच क्या थी, जब एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब आती हैं तो दूसरी वाली को सप्लीमेंट्री मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपने बी, आर, ट्राई, टू और रीच के बारे में अभी तक जाना कि सेंटेंस में क्या था। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं कि जो अगले वर्ड्स थे उनको किस नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ड है देयर क्या था, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था। किस सेंटेंस का, जो पहला सेंटेंस था वी आर ट्राइंग टू रीच देयर क्या था, ऑब्जेक्ट यानी कर्म था। बट क्या था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक कंजक्शन था। ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड, ये था पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, है ना। इन दोनों सेंटेंसेस को बट नाम के कंजक्शन से जोड़ा गया था। और कंजक्शन क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को ही बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई टाइप होते हैं और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर ही बनाया जाता है एक कंप्लीट वाक्य यानी सेंटेंस। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कई टाइप की होती हैं, मेनली 8 प्रकार की होती हैं। फिलहाल यहाँ मैं 8 से 10 प्रकार आपको बताऊँगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स शामिल होते हैं। इत्यादि नामों से इन्हें
पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना जाता है ना दोस्तों। और यदि हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स को बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से सीखे ना, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इनका यदि एक निश्चित प्लेस होता है, हमें इन्हें कहाँ पुट करना है, कहाँ पुट नहीं करना है, यदि हमें ये सब पता चल जाए तो हमें जीवन में कभी गलती नहीं होगी और सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो हम आसानी से क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। और हमें जब इनका पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ पुट करना है, कहाँ पुट नहीं करना है, तो हम आसानी से इंग्लिश टीचर को बता पाते हैं कि सर आपने इसमें गलती कर दी, ये मेरा सही था। भले ही वो किसी गाइड में प्रेफर क्यों ना किया गया हो या किसी टीचर ने क्यों ना बताया हो, पर आपके बेस कंप्लीट है ना, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर पाते हैं। टीचर्स भी आपके साथ यही करता है ना दोस्तों। वो भी क्या करता है, आपकी गलती फट से पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि बच्चे ने ये वर्ड यहाँ नहीं लगाना था और यहाँ लगा दिया। आप शुद्ध सेंटेंस बना पाएंगे, न केवल बना पाएंगे बल्कि गलती भी पकड़ पाएंगे इस माध्यम से। इसमें क्या मिस्टेक हुई है ये जान पाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी को नोट करना होगा, यानी नोट बनाना होगा, और सभी वीडियोस को एंडली आपको पूरा देखना होगा और सारी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा, तो आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका बेस बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, है ना। तो इंग्लिश के जो बेसिक से पहलू हैं मैं आपके सामने रखूँगा और मैं आपको अंग्रेजी का मास्टर बना दूँगा, ऐसा मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वासन है। और न केवल आश्वासन है बल्कि मैं ऐसा वादा रखता हूँ कि यदि आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपकी डेफिनेटली इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी बनती जाएगी, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, है ना दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी एडिशनल जानकारी दी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आया है और बहुत सारे जो क्वेरीज और डाउट हैं तो आप इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस और काम पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सीखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें और अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। थैंक यू।